हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 का VBA ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। वो यूरोप का एक महान विजेता था। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं हम। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था। यूनान वहाँ शुरू से ही ज्ञान विज्ञान में आगे रहा है। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 3। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता काउंट काबूर ने की थी, मेटरनिक ने की थी। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। आगे देखते हैं। नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ था? तो नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। आगे देखते हैं। मेजनी किस संगठन से संबंधित था? विकल्प है कार्बोनरी, यंग इटली, यंग यूरोप। तो मेजनी इन सभी संगठन से संबंधित था। सबसे पहले उसने कार्बोनरी संगठन से अपना नाता जोड़ा, उसके बाद यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना उसने स्वयं की थी। तो हो जाएगा इसका आंसर इनमें से सभी। आगे देखते हैं। कार्बोनरी संगठन का गठन कब हुआ था? तो कार्बोनरी का गठन हुआ था सन 1810 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ये ईस्वी वाला क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना की गई थी 1834 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है यूरोप में, यह 1789 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय। उस समय राष्ट्रवाद से लोग प्रेरित हुए थे। आगे देखते हैं। यंग इटली की स्थापना कब की गई थी? तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की गई थी। इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। तुर्की यूरोप में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था और उस समय उसे ऑटोमन तुर्की कहा जाता था। और जब उसका साम्राज्य ख़त्म हो गया और तुर्की बहुत छोटा हो गया यूरोपीय देशों से हारकर, तब उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो इसका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। यूनान भी उस समय तुर्की के अंडर में था और तुर्की जब यूरोपीय देशों से हार गया था, तब यूनान भी स्वतंत्र करा दिया गया था। वियना सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो आपने पहले क्वेश्चन में देखा, वियना जो है इसका आयोजन किया गया था मेटरनिक के द्वारा। तो इसका किया गया आयोजन 1815 ईस्वी में। आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में मेटरनिक के द्वारा किया गया था। ये आपने पहले भी देखा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन। वियना सम्मेलन में किन किन देशों ने हिस्सा लिया था? वियना सम्मेलन में पहला विकल्प है ऑस्ट्रिया और प्रसा ने, दूसरा विकल्प है ब्रिटेन और रूस ने, तीसरा विकल्प है एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दो देशों ने तो हिस्सा लिया नहीं होगा। ऑस्ट्रिया और प्रसा, ब्रिटेन और रूस, ये चारों देश थे। तो इसका हो जाएगा एक और दो दोनों, विकल्प नंबर 3। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स का, अगर थोड़ी सी समझ होगी तो। वियना कांग्रेस के समय इटली का शासक कौन था? तो वियना कांग्रेस के समय इटली का शासक फर्डिनेंड था। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अगला देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई 1830 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो हुई थी 2 जुलाई को। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। फरवरी 1848 की क्रांति कब हुई थी? तो फरवरी 1848 की क्रांति 22 फरवरी को हुई थी। विकल्प नंबर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन इसका प्रधानमंत्री गीजो, जो कि एक प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके कारण जो है फिर जुलाई की क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं। इटली के एकीकरण में किनकी मुख्य भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण में पहला विकल्प है विक्टर इमैनुअल, दूसरा विकल्प है काउंट काबूर, तीसरा विकल्प है गैरीबाल्डी, और चौथा है इनमें से सभी। तो इन तीनों ने ही अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। तीनों के अलग अलग रास्ते थे, लेकिन इन तीनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बाद में विक्टर इमैनुअल इटली का शासक बना, काउंट काबूर इसका प्रधानमंत्री बना, जबकि गैरीबाल्डी जो है एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। आगे देखते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, क्योंकि उसने हथियारों का सहारा लिया था इटली के एकीकरण के लिए। चलिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी शुरुआत में पेशे से एक नाविक था, जबकि इटली के एकीकरण के बाद वो एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। ये भारत की आज़ादी के समय लिखी थी, क्योंकि वो गैरीबाल्डी के जीवन से बहुत प्रेरित थे। तो अगला देखते हैं।
विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था? हमने पहले भी बताया था, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया था जब वो इटली का शासक बना था तब। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ये आप 9th में भी पढ़े होंगे। रक्त एवं लौह की नीति अपनाकर इसने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी के राष्ट्रवाद की प्रतीक कौन थी? तो जर्मनी के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी जर्मेनिया। इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं हम। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था इटली और प्रसा के बीच। तो हो जाएगा 1871 ईस्वी, विकल्प नंबर 2। किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद, जिसमें इटली ने जर्मनी का साथ दिया था और प्रसा हार गया था, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन जो है ये यहाँ होगा। बिस्मार्क किन से प्रभावित थे? तो बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।